जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है, हमारे पाठ्यक्रम में मुक्तिबोध की 3 रचनाएं लगी हैं, जिनमें सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण कविता अंधेरे में, आज उस पर ही हम सविस्तार चर्चा करने वाले हैं। इनके द्वारा जो रचित अंधेरे में कविता है, जिसको सबसे पहले इनके द्वारा ये कहा गया था आशंका के द्वीप नाम शीर्षक से छापने के लिए श्रीकांत वर्मा जी से। बाद में ये हुआ कि मुक्तिबोध ने स्वयं कहा कि नहीं, ये जो है रचना इनका जो चांद के मुंह टेढ़ा नाम से ये संकलित होना चाहिए। इसके प्रसंग में बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि में 57 से 62 के दौर में ये कविता रचा गया, ऐसा मतलब कि कई जगहों पे मिलता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी भ्रांतियां इस रचना को लेके हैं। 1957 से 62 का दौर, अगर आप देखें 1962 में जो है 1962 का वो दौर है भारत चीन का युद्ध, और आज़ादी के आपने देखे कि करीबन 10 से 12 साल बीत चुके हैं, 15 साल तक बीत चुके हैं। अब अंधेरे में कविता एक तरीके से सामाजिक दर्पण भी है उस समय की परिस्थितियों का, जब मन में मुक्तिबोध के एक टीस रह जाता है कि कैसे लोगों की जो व्यक्तिगत अगर देखें कि एक आकांक्षाएं थी कि जैसे ही हम पराधीन से स्वाधीन होंगे, हमारा भारत आजाद होगा, हम सब मुक्त होंगे। लेकिन जब स्वयं मुक्तिबोध एक रचना लिखते हैं इतिहास और संस्कृति करके, भारत इतिहास और संस्कृति, और जब वो स्वयं भुक्तिभोगी बनते हैं कि उनकी रचना को भी जब्त कर लिया जाता है, तो मन में वो चीज रहता है कि क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगाने वाले थे सिर्फ अंग्रेज लगाने वाले थे, कि हमारे ही देश के जो कुछ लोगों के हाथ में अब सत्ता आ गया है वही शहंशाह हो गए, बाकी उनके सामने सब जंजीर बांधे हाथ बांधे खड़े हैं। तो जो चीज आपने ब्रह्मराक्षस में जिस तरीके से देखा कि एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो छटपटा के रह जाता, अपना सामाजिक योगदान कुछ नहीं कर पाता, अंधेरे में एक कविता के बारे में बताती है कि उस समय ये जो थे नागपुर में जो है रेडियो रिपोर्टर के हैसियत से काम करते थे, और एक वहां पे बहुत बड़ी घटना हुई थी एम्प्रेस मिल मजदूरों के साथ, उन पे गोलीकांड हुआ था, और बहुत आप कह सकते हैं कि वहां का विभत्स एकदम दृश्य था। और कहते हैं कि नया खून के रिपोर्टर के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया था, तो इनको वहां पे जाके जो है रिपोर्टिंग भी करनी थी, और वो विषय वस्तु को इन्होंने अंधेरे में कविता में उठाया है। बस ये कह सकते हैं कि एक कविता लिखने के पीछे जो दृष्टि होती है लेखक की, उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। हो सकता है उसमें एम्प्रेस मिल मजदूरों की घटना हो, हम जो हमारे यहाँ के लोगों की जो मनोकांक्षा थी अपने देश से आज़ादी के बाद कि एक कह सकते हैं कि हमको आज़ादी एक झूठे थाली के तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया, जिसमें ये था कि कहा तो गया था कि तरह तरह के पकवान रहेंगे, लेकिन जब वो सत्ता के हाथ में, जिसके हाथ में चुनिंदा लोगों के हाथ में जो सत्ता आया, तो जो भ्रष्टाचार है, शोषण है, मूल्यहीनता आया, उसके विरुद्ध जो है सामान्य जनमानस नहीं लड़ पड़ा। तो ऐसे में मुक्तिबोध जैसे जो भी कुछ बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से लिख कर अपनी बातों को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया। तो ये जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा, 1961 में, कहा जाता है कि उन्होंने, ये मुक्तिबोध ने जो है शमशेर साहब ने अपनी भूमिका में एक इनके लिखते हैं कि मुक्तिबोध ने राजनांदगांव में 3 लंबी जो कविताएं सुनाई थी, उसमें अंधेरे में एक कविता था, और इसकी भूमिका में उन्होंने ये भी लिखा था कि नागपुर में जो एम्प्रेस मिल के मजदूरों पर जो गोलीकांड हुआ था उसी के हैसियत से ये गए थे, और वहाँ की जो विभत्स दृष्टि, सिरों का फूटना, लोगों का खून का बहना, ये सारा चीज देखा था। तो एक जो शीर्षक इन्होंने ये डाला अंधेरे में, वो नागपुर के जीवन के बहुत सारे संदर्भों को अपने आप में समेटे हुए है, क्योंकि कोई भी दृश्य हम देखते हैं वो अंदर से तो एक लेखक को व्यतीत कर ही देता है, तो उसकी विषय वस्तु को वो सबके सामने लाता ही है। यहाँ तक यही नहीं, विष्णुचंद्र शर्मा ने भी मुक्तिबोध की आत्मकथा में इस बात को जो लिखा है, जो गोलीकांड की चर्चा हुई थी, उसको इन्होंने जो है अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने ये कहा था कि इनके बारे में जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि मुक्तिबोध को काव्य संकलन, यानी मुक्तिबोध का जो काव्य संकलन है चांद का मुंह टेढ़ा, वो एक बड़े जो कलाकार है उसकी एक स्केच बुक है। ये इसके बारे में रामविलास शर्मा कहते हैं अपराध भावना का संबोधन है ये रचना, ये आरक्षित जीवन की कविता है, रामविलास शर्मा कहते हैं। नामवर सिंह कहते हैं ये अपने अस्मिता की खोज है। तो कितनी ही चीजों को यहाँ पे गिनाया जाए, अंधेरे में कुल मिला के इनकी कविता एक ऐसी है कि फैंटेसी तो सब में इन्होंने रचा, फैंटेसी के माध्यम से विषय वस्तु को उठाया, लेकिन 8 खंडों और लगभग 40 पृष्ठों में जो ये लिखी गई कविता है वो अपने आप में बहुत सारे विषय वस्तुओं को उठाता है। अब इसमें देखिए कविता में इन्होंने जो लेखन की एक शैली इनकी मैं और वाह, जैसे एक ही व्यक्ति का खंडित व्यक्तित्व में आप कह सकते हैं कि विभाजित 2 व्यक्तित्व बटा है एक ही व्यक्ति, जो एक में एक काव्य नायक है जो लिख रहा है, वो उकसा रहा है, और दूसरा जो नायक है कि तुमको ये करना है, किसी भी तरीके से करना है, समाज में बदलाव करना है। तो एक तरीके से ये जो खंडित पात्रों के माध्यम से इन्होंने मैं और वाह जो पद्धति अपनाई है, लेखन की शैली चाहिए इसमें हो, ब्रह्म राक्षस में हो, वही चीज इसमें भी दिखता है। तो कविता में मैं और वह का साक्षात्कार 3 बार होता है, हृदय को देता है बिजली की झटके, अर्थात कविता में ऐसे कई बार मुक्तिबोध जो होते हैं वो मध्यवर्गीय की जो कमजोरियां हैं उस पर चोट करते हैं। तीसरे खंड में टॉल्स्टॉय आते हैं, विचित्र प्रोसेशन और सत्ता से हाथ मिला बैठे प्रकांड आलोचक, विचारक, कवि, मंत्री, उद्योगपति आदि का जिक्र होता है। मुक्तिबोध प्रोसेशन को मृत्यु दल का शोभा यात्रा का नाम देते हैं। इसी में जो चौथा खंड है, क्योंकि हमने ये बताया 8 खंडों में है, तो इसी कविता में जो चौथा खंड है इसमें भाग रहे मैं वहां पर, या यूं कहे कि जो मध्य वर्ग है उस पर व्यंग करते हुए इन्होंने कहा है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, जब कुछ भी घटनाएं घटित हो रही है और आप व्यतीत नहीं हो रहे समाज में, इसका मतलब आप तटस्थ बने हैं,
और ये कहा जाता है जो तटस्थ समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो ये मध्य वर्ग पे ये कटाक्ष करते हैं कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धार्थवादी मन, अब तक क्या जिया, जीवन क्या किया, यानी जीवन में क्या किया अब तक। छठे खंड में काव्य नायक मैं का तिलक की पाषाण मूर्ति से साक्षात्कार होता है, जिससे वो प्रेरित होता है। इसी खंड में महात्मा गांधी के आकार का कोई उसे एक सूरजमुखी फूल के गुच्छे में बदल देता है। छठे खंड में ही एक कलाकार शासन सत्ता द्वारा मार दिया गया होता है, इस कलाकार का उपयोग न हो पाने का दुख मुक्तिबोध को है। और अंततः जो आठवां खंड है इसमें वो कभी क्रांति करवा ही देता है कि नगर से भयानक धुआं उठ रहा होता है और कहाँ आग लग गई, कहाँ गोली चल गई। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए संपूर्ण कथानक को 8 खंडों में विभक्त करके 40 पृष्ठों में इसमें मतलब कि बहुत सारी हमने कहा कि विषय वस्तु की गहराइयों को छुआ है। ये है कि हम बहुत ही गंभीरता से अगर इसका अध्ययन मनन करते हैं तो ये कविता हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए सविस्तार इस पर चर्चा करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हिंदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं यूजीसी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग या किसी भी एग्जाम में आप साहित्य के विद्यार्थी हैं बैठ रहे हैं तो ये आपके लिए कविता जो कि मुक्तिबोध द्वारा रचित फैंटेसी शैली में लिखा गया है। एक रहस्यात्मक ढंग से मैं यानी जो काव्य का नायक है और वह जो हमारे अंतर मन में जो चीजें चल रही है उनके बीच द्वंद्व को जो है यहाँ पे कथानक के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है। देखिए ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि कथानक फैंटेसी का सहारा लिया गया है, बिंब विधान किया गया है। ऐसे आप प्रत्यक्षता पढ़ेंगे तो पंक्तियां समझ में आएगा, लेकिन बस आपके गहरे निहितार्थ को पूरा ओवरऑल समझना है कि क्या कहा है। ये कह रहे हैं कि लेखक जिंदगी के कमरों में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज पैरों की देती है सुनाई बार बार। वो नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम तिलस्मी खो में गिरफ्तार, कोई एक भीत पार आती हुई पास से गहन रहस्य में अंधकार ध्वनिशा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वो कौन है। सुनाई जो देता पर नहीं देता दिखाई, इतने में अकस्मात गिरते हैं भीतर से फूले हुए पलस्तर, खिरती है चूने भरी रेत, खिसकती है पपड़ियां, इस तरह खुद ब खुद कोई बड़ा चेहरा बन जाता है। स्वयं मुख बन जाता है दीवाल पर, नुकीली नाक और भव्य ललाट, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता, कौन मनु। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब अंधेरा सब ओर निस्तब्ध जल, पर भीतर से उबरती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कोहरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बताता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं, वो समझ में आता। अरे अरे, तालाब के आसपास अंधेरे में वन वृक्ष चमक चमक उठते हैं, हरे हरे अचानक वृक्षों के शीशों पर नाच नाच उठती हैं बिजलियां, शाखाएं डालियां झूमकर झपट उठती हैं। देखिए प्रस्तुत काव्यांश जो कि जिंदगी के अंधेरे कमरों में चक्कर लगाने वालों के बारे में बता रहा है कि एक पूरे ऐसे दृश्य के बिंब विधान को यहाँ पे वो करते हैं, मतलब हमारे सामने रखते हैं कि जो हमारा अंतर्मन है वो अंतर्मन हमारा बहिर्मन से कितना अलग है, और दोनों अगर एकाकार हो जाए तो आप समझिए कि एक सुखमय स्थिति आ जाती है। पूरा बिंब विधान की तिलस्मी खो का सिला द्वार है, खुलता है धड़ से, खुजती है लाल लाल मसाल, अजीब सी अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। अब ये रखता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात यानी जो आपका अंतर्मन है जिसमें आप कभी झांकते नहीं, वो ये समझिए कि तिलस्मी खो एक अंधेरे का घर है जिसमें आपका जो मन है, अंतर मन है, वो वहां पे इस तरीके से है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो व्यक्तित्व के दो पहलू है, एक जो आप आपके सामने रखते हैं वो आपका बाहरी परिदृश्य है और एक आपका अंतर्मन है जो आप रियल में है। दोनों में काफी अंतर द्वंद चलता रहता है, काफी अंतर रहता है। तो यहाँ पे लेखक वही कह रहे हैं कि जिंदगी के अंधेरे कमरों में जो चक्कर लगाना, पैर की आवाज सुनाई देना और बहुत ज्यादा मंथन करने के बाद पता लगता है कि उसका हाव भाव कैसा है, पहचाना तो नहीं जाता लेकिन समझ में भी नहीं आता। तो लेखक कहता है कि हमको ये समझ में नहीं आता ये चीज मेरे अंदर क्या है, लेकिन जब इनका 8 खंड में विभक्त क्रमशः हम पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे परिचय प्राप्त करते जाते हैं कि वो जो रहस्यमय व्यक्ति इनके अंदर है वो दरअसल है कौन। तो अब यहाँ पे जैसे कह रहे हैं कि वो रहस्यमय व्यक्ति, यानी जब वो अपने अंतर्मन में झांक के देखते हैं कि वो रहस्यमय व्यक्ति है कौन। अब यहाँ कहते हैं कि वो अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था व निज संभावनाओं, निहित प्रभाव, प्रतिमाओं के मेरे परिपूर्ण का आविर्भाव, हृदय में रिस रहे ज्ञान का तनाव हुआ, आत्मा की प्रतिमा। प्रश्न थे गंभीर शायद खतरनाक भी, इसीलिए बाहर के गुंजान जंगलों से आती हुई हवा ने फूंक मारा, एकाएक मसाल ही बुझा दी कि मुझको यो अंधेरे में पकड़कर मौत की सजा दी। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बध गई, किसी खड़ीपाई की सूली पर मैं टांग दिया गया,
किसी शून्य बिंदु के अंधियारे गड्ढे में गिरा दिया गया, अचेतन स्थिति में। सूनापन सेहरा, अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले उभरे, शून्य के मुख पर सलवटेश्वर की मेरे ही उस पार धसाती हुई सिर, छटपटा रही है शब्दों की लहरें, मीठी है दुस्सहाय, अरे हाँ सांकल ही रह रहे, बसती है द्वार पर। कोई मेरी बात मुझसे बताने के लिए ही बुलाता है और बुलाता है। हृदय को सहला मानो किसी जटिल प्रसंग में सहसा ओठों पर ओट रख कोई सच सच बात सीधे सीधे कहने को तड़प जाए और फिर वही बात सुनकर धस जाए मेरा जी। इस तरह सांकल ही रह रहे बसती है द्वार पर, आधी रात इतने अंधेरे में और कौन आया मिलने, विमन प्रतीक्षातुर कोहरे में घिरा हुआ, द्वित्व द्युतिमय मुख, वह प्रेम भरा चेहरा, भोला भाला भाव, पहचानता हूँ बाहर जो खड़ा है। ये वही व्यक्ति है, जी हाँ, जो मुझे तिलस्मी खो में दिखा था। अवसरन अवसर पर प्रकट जो होता ही रहता है, मेरी सुविधाओं का ना तनिक ख्याल कर, चाहे वो जहाँ भी जिस समय भी जिस रूप में उपस्थित होना चाहे हो जाता है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं के साथ वो रिश्ते को स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ वह के लिए प्रयुक्त सारी संज्ञाएं मैं के लिए विशेषण के रूप में। मुक्तिबोध के यहाँ यही आत्म साक्षात्कार है जिससे मैं और वह का द्वैत समाप्त हो जाता है, अंतर्मन और बाह्यमन में एक रागात्मक संबंध स्थापित हो जाता है। लेकिन यह कोई अस्थायी स्थिति नहीं है, इसके लिए निरंतर आत्म संघर्ष करना पड़ता है, अपने बाहरी और भीतरी दोनों के संशोधन और संपादन को काट छाट करना पड़ता है। लेखक जो है कहते हैं कि मैं और वह, अगर वो दोनों के सामने जो प्रश्न, खतरनाक प्रश्न ये है कि हम एक नहीं है, यानी स्व अपने दायरे में कैद है, जो कहना चाहता है वो सबके सामने कह नहीं पाता। दुनिया के समझौता परिस्थिति के तकाजे में हम अपने आप को बहुत ही पीछा पाते हैं। तो मैं के लिए अपने में बंद रह पाना सर्वथा संभव नहीं हो पाता क्योंकि वो बाहरी जगत में है, लेकिन जो उसका अंतर्मन वह है वो तो एक तरीके से जो है अपने ही भीतरी पार्टों में बंद पड़ा है। तो इस तथ्य का उद्घाटन ये जो दूसरा खंड उसमें करते हैं कि हमारे लिए तो सबके सामने खुलकर रहना ही पड़ेगा, लेकिन जो दूसरी स्थिति है उसमें वो सबके सामने बिल्कुल आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दूसरा खंड इसका शुरू होता है कि अपने आप में जो बंद काव्य नायक है मैं, वो अपने अंदर जब झांकता है उसको एक सिहरन सी दौड़ पड़ती है कि उसके अंधेरे में, उसके अंतर मन में एक ध्वनिया बुलबुले स्वर की सलवटें उभरती है जो बहुत ही मीठी किंतु दुस्सह है। काव्य नायक मैं को लगता है कि कोई बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जो मेरी ही किसी महत्वपूर्ण बात को मुझे बताने के लिए बुला रहा है। मैं को जिज्ञासा होती कि आखिर वो कौन है जो आधी रात के अंधेरे में मिलने आया है। उसके आग्रह अनुरोधों से मैं को पता लग जाता है कि ये वही व्यक्ति है जो मुझे तिलस्मी खो में मिला था। काव्य नायक मैं की सुविधाओं का तनिक भी ख्याल किए बिना वह समय असमय उपस्थित होता रहता है और समझाता है, हृदय को बिजली के झटके देता है। उसे देखकर काव्य नायक के हृदय में प्यार उमड़ आता है और वह चाहता है कि दरवाजा खोलकर बाहों में कस लूं, हृदय में रख लूं, घुल जाऊं, मिल जाऊं, लिपट कर उसे। लेकिन अपनी मध्यवर्गीय स्थिति और दुनियादारी के दबाव में वो ऐसा कर नहीं पाता। उसकी इस व्यवस्था को कोष्टक में स्पष्ट करते हुए कभी यहाँ पे देखिए जो कवि है यहाँ पे ये लिखते हैं, इशारे से बताता है, समझाता रहता है, हृदय को देता है बिजली के झटके और उसके चेहरे पर खिलती है सुबह, गालों पर चट्टानी चमक, पठार की आंखों में किरडाली शांति की लहरें। उसे देख जो है एक प्यार उमड़ता है, अनायास लगता है दरवाजा खोलकर बाहों में उसे कस लूं, हृदय में उसे रख लो। अपनी मध्यवर्गीय स्थिति में जब वो दुनियादारी के दबाव में पड़ रहा होता है, जब अपने अंतर्मन में झांकता है कि उसका अंतर्मन जो है क्या कहने को करता है, तो यही होता है कि हमारा अंतर्मन बहुत सही है। तो जो बाह्यमन है वो ये कहता है कि हम ऐसी स्थिति है कि अंतर्मन में उसको जो है जो अपनी मतलब कि एक अपनी अंतर्मन की आवाज है उसको हम अपने बाहरी वाले आवाज से मिला के अपना जो यथार्थ जो वास्तव में हमारा व्यक्तित्व है हम क्यों ना उसी को प्रकट करें। घुल जाऊं, मिल जाऊं, लिपट कर उससे, परंतु भयानक गड्ढे के अंधेरे में आहत और छत बिछत में पड़ा हूँ। तो कहता है कि मैं तो ऐसी स्थिति में छत बिछत पड़ा हूँ, उससे मिल नहीं सकता। मेरा बाहरी मन उसके, अब वो जो अंतर मन है उसे मिल नहीं सकता। शक्ति ही नहीं है कि उठ सकूं। अब वो कह रहा है लेखक कि शक्ति भी तो नहीं है कि मैं उठ सकूं जरा भी। ये भी तो सही है कि कमजोरियों से ही लगाव है मुझको, इसलिए टालता हूँ उस मेरे प्रिय को, कतराता रहता, डरता हूँ उससे। वो बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कागार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको। कहता है पार करो पर्वत संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चढ़कर दूर उस शिखर कागार पर स्वयं ही पहुंचो। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए शिखरों की यात्रा, मुझे डर लगता है ऊंचाइयों से, बजने दो सांकल।
उठने दो अंधेरे में ध्वनियों के बुलबुले, वह जन वैसे ही आप चला जाएगा, आया था जैसा, गड्ढे के अंधेरों में मैं पड़ा रहूंगा पीड़ाएं समेटे। क्या करूं क्या नहीं करूं मुझे बताओ, स्तंभ शून्य में तैरती है जगत समीक्षा की हुई उसकी, सह नहीं सकता विवेक विक्षोभ महान उसकी तम अंतराल में, अंधियारे मुझ में द्युति आकृति सा भविष्य का नछा दिया हुआ उसका सह नहीं सकता, नहीं नहीं उसको छोड़ नहीं सकूंगा, सहना पड़े मुझे चाहे जो भले ही, कमजोर घुटनों को बार बार मसल लड़खड़ाता हुआ मैं उठता हूँ दरवाजा खोलने, चेहरे के रक्तहीन विचित्र शून्य को सहारे पोंछता हूँ हाथ, अंधेरे की ओर छोड़ टटोल टटोल कर बढ़ता हूँ आगे। तो कविता के दूसरे खंड के अंतिम बंद में अधियारे सूने में रात की स्थिति के पूरे बारे में वो बयां कर रहे हैं। यहाँ पे कवि की पैरों से महसूस करता हूँ धरती का फैलाव, हाथों से महसूस करता हूँ दुनिया, मस्तक अनुभव करता है आकाश, दिल में तड़पता अंधेरे का अंदाज, आंखें ये तथ्य को सूंघती सी लगती हैं, केवल सकती है स्पर्श की गहरी आत्मा में भीषण, सब चित वेदना जल उठी दहकी, विचार हो गए विचरण सहचर, बढ़ता हूँ आगे, चलता हूँ संभल संभल कर, द्वार टटोलता, जंग खाई जमी हुई जबरन सिटकनी हिलाकर जोर लगा दरवाजा खोलता, झांकता हूँ बाहर, शूनी है राह अजीब है फैलाव, सर्द अंधेरा है, ढीली आंखों से देखते हैं विश्व उदास तारे, हर बार सोच और हर बार अफसोस, हर बार फिक्र के कारण बढ़े हुए दर्द का मानो कि दूर वहां अंधियारा पीपल देता है पहरा, हवाओं की निसंग लहरों में कांपती कुत्तों की दूर दूर अलग अलग आवाज, टकराती रहती सियारों की ध्वनियों से कांपती हैं दूरियां, गूंजते हैं फासले, बाहर कोई नहीं बाहर, इतने में अंधियारे सूने में कोई चीख जाता है, रात का पक्षी कहता वो चला गया, वो नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव में शहर में, इसको तो तू खोज अब, उसका तो शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति है, उसका तू शिष्य है, वह तेरी गुरु है। समझ ना पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू है, दिया जल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि रात के पक्षी की आवाज अचानक जो है जो आवाज आती है कहीं ना कहीं वो ज्ञानात्मक संवेदन है, जो रहस्य पुरुष वह यानी जो उनका अंतर्मन है वह द्वारा की गई जगत समीक्षा और भविष्य के नक्शे से मैं को बताता है। यह ज्ञानात्मक संवेदन मैं को व्यक्तिवादी आत्म संघर्ष से हटाकर सामाजिक संघर्ष का स्वप्न प्रदान करता है। अतः उसे अपनी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति के लिए तिलस्मी को आत्मबद्धता से निकलकर व्यापक समाज के मध्य आना पड़ता है और जन जीवन को समझकर उसके संघर्ष में कल्पनाशील सहानुभूति के माध्यम से भागीदार बढ़ना पड़ता है। वे सिविल लाइंस में अपने कमरे में यहाँ पड़ा हुआ हूँ, आंखें खुली हुई है, पीटे गए बालक सा मार खाया चेहरा, उदास एक हरा स्लेट पट्टी पर खींची गई तस्वीर, भूत जैसी आकृति, क्या वो मैं हूँ। रात के दो हैं दूर दूर जंगल में सियारों का हो पास पास आती हुई गहराती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज, किसी अनपेक्षित असंभव घटना का भयानक संदेह, अचेतन प्रतीक्षा, कहीं कोई रेल एक्सीडेंट ना हो जाए, चिंता के गणित अंक, आसमानी स्लेट पट्टी पर चमकते खिड़की से दिखते, हाय हाय टॉलस्टॉय कैसे मुझे दिख गए, सितारों के बीच बीच घूमते व रुकते पृथ्वी को देखते। शायद टॉलस्टॉय नुमा कोई वह आदमी और है, मेरे किसी भीतरी धागे का आखिरी छोर हुआ, अनलिखे मेरे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन, दबी हाय हाय नुमा, शायद टॉलस्टॉय नुमा। कविता के तीसरे खंड में समकालीन वास्तव से जुड़कर फैंटेसी एक नया मोड़ लेती है कि मैं अपने अंधेरे कमरे से निकलकर बाहर गैलरी में आता है, वो उसे समकालीन सामाजिक यथार्थ उसके आतंककारी स्वरूप का एहसास होता है। अपने सिविल लाइंस के कमरे में पड़ा हुआ मैं स्वयं को एक विचित्र स्थिति में पाता है। वह खिड़की खोलकर किसी अनपेक्षित असंभव घटना के भयावह संदेह से ग्रस्त हो जाता है, तभी उसे सहसा टॉलस्टॉय या टॉलस्टॉय नुमा कोई व्यक्ति दिखता है जो उसके अपने भीतरी धागे का आखिरी छोर या अनलिखे उपन्यास का केंद्रीय संवेदन दबी हाय हाय नुमा प्रतीत होता है। यहाँ देखिए टॉलस्टॉय की गहन अनुभव को अपने केंद्रीय संवेदना बनाकर उनकी जो मानवतावादी परंपरा उसकी प्रेरणा से समाज को साक्षात्कार कराते हैं। इस प्रक्रिया में उसे वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था की क्रूरतम फाशिस्ट रूप का साक्षात्कार होता है। उसे नगर के मध्य रात्रि अंधेरे के सुनसान में किसी प्रोसेसन के साथ बैंड दल की आवाज निकट आती हुई सुनाई देती है और अधिक
निकट आने पर वह जुलूस किसी मृत दल की शोभा यात्रा में बदल जाता है। वस्तुतः ये प्रोसेशन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के फाशिस्ट रूप के अत्यंत क्रूर और अमानवीय स्वरूप का यथार्थ चित्रण है। आधी रात के इस जुलूस में बैंड दल, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, मार्शल, सेनापति के साथ ही बहुत सारे कवि, आलोचक, पत्रकार, मंडी उद्योगपति, विद्वान आदि नहीं, और शहर के माफिया ग्रुप का सरगना कुख्यात हत्यारा डोमाजी उस्ताद भी है। वह कोल तारपत अथवा मेरी हुई खिंची हुई कोई काली जीवा, बिजली के द्युतिमान दिए या मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। किंतु दूर सड़क के उस चोर शीत भरे थर्राते तारों के अधियाले तल में नील तेज उद्भास पास पास हाँ आ रहा है इस ओर दबी हुई गंभीर स्वर स्वप्न तरंगे, शतध्वनि संगम संगीत उदास तान धुन समीप आ रहा, और अब गैस लाइट पातों की बिंदुएं छिटकी बीचों बीच उनके सांवले जुलूस सा क्या कुछ दिखता, और अब गैस लाइट निलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे, बैंड दल, उसके पीछे काले काले बलवान घोड़ों की जत्था वही दिखता, घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। क्या शोभा यात्रा किसी मृत दल की? अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पात जल रही। नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल, पताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। सब सोए हुए हैं, लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी वो जादुई करामात। ये यहाँ पे लेखक एक तरीके से कह रहे हैं कि जो कि मतलब अगर देखें तो पूरी स्थितियों को ये एक तरीके से दिखाते हैं कि मार्शल लॉ लगे हैं, नगर में सब दम छोड़ के भाग रहे हैं, दूसरी ओर जमाने का निरीक्षण परीक्षण भी लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर के चौराहे पर बहुत बड़ा विशालकाय बरगद दिख रहा है, जो समस्त गरीब और वंचित का आश्रय स्थल है। वहां काव्य नायक मैं कि वह फिर से अपने अंतर्मन से भेंट होता है, जो तिलस्मी खो से भागकर नगर गांव में लोगों के बीच चला जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो सिरफिरा पागल कोई और नहीं है, जो कवि के अंदर जो अपनी संवेदनशीलता जो है, जो कि बाहर उसको दिखाना नहीं पड़ता, वो अगर एकाकार हो जाता है तो वही चीज है जिसे नगर के सैनिक प्रशासन की चिंता नहीं है। मतलब जो हमारा अंतर्मन है वो इतना शुद्ध साफ है, वो कहता है कि अपन जो रियल है रियलिस्टिक में जिए। तो आत्म साधनों के नाम पर समस्त सुख सुविधाओं का भोग करने के बाद भी अनात्म बन जाने वाले मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के साथ ही मैं को अपनी निसंगता और आत्म ग्लानता के लिए धिक्कारता हुआ करुणापूर्ण रसाल गीत गाता है। अब यहाँ पे देखिए विचित्र प्रोसेशन, गंभीर क्विक मार्च, ये पूरा देखिए पूरा इसी विम विधान रचा गया, कुछ अलग नहीं है इसमें। विचित्र प्रोसेशन है, क्विक मार्च, कलबुत्ता वाले कला जालीदार ड्रेस पहने चमकदार बैंड दल उभरते रहते, ध्वनियों के आवत मर्दाते पट पर बैंड के लोगों के चार चेहरे, बड़े बड़े नाम और कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीत, नोकों का चमकता जंगल, चल रही पदचाप, तालबद्ध दीर्घपात, टेक तल मोटार, आर्टिलरी सनद, धीरे धीरे बढ़ रहा जुलूस भयावना, सैनिकों के पथराए चेहरे, चिड़े हुए, झुलसे हुए, बिगड़े हुए गहरे। शायद मैंने उन्हें पहले भी तो कहीं नहीं देखा, शायद उन्हें कहीं परिचित। उनके पीछे ये है क्या? केवलरी, काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोल तारी भैरव आबदार, कंधे से कमर तक कारतूसी बेल्ट है तिरछा, कमर में चमड़े के कवर में पिस्तौल। तो यहाँ पे देखिए पूरी ही कविता को आप देखेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये पंक्तियां हो जाती है कि उनमें कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कविगण मंत्री, मतलब कि ये परिदृश्य दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कौन नहीं है, कई प्रकांड आलोचक विचारक जगमगाते कविगण, ये सभी है। डोमाजी उस्ताद बलवान, यहाँ ये भी दिखते हैं, बहुत पिचास काया, भीतर का राक्षसी स्वार्थ साफ उभर आया है, छिपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं। यह शोभा यात्रा है कि किसी मृत दल के विचारों की फिरकी सिर में घूमती। इतने में प्रोसेशन में से कुछ मेरी ओर आंखें उठी, मेरी ओर भर, हृदय में नाना मानो की संगीन नोके ही घुस पड़ी हैं बरबर। सड़क पर उठ खड़ा हो गया कोई शोर, मारो गोली, दागो साले को, एकदम दुनिया की नजरों से हटकर छिपे तरीके से हम जा रहे थे कि आधी रात अंधेरे में उसने देख लिया हमको, वो जान गया, वो सब मार डाला, उसको खत्म करो एकदम। एकाएक टूट गया स्वप्न और छिन्न भिन्न हो गया सब चित्र, जागते में फिर से याद आने लगा वो स्वप्न, फिर से याद आने लगे अंधेरे में चेहरे। यानी अपने अंतर मन के बारे में कि जो मेरा मन था, फिर से उस चीज को, अपने मन को खोजने लगा कि हमारा जो बाहरी जो है बाहर जगत है और अंतर जगत क्यों ना वो एकाकार हो जाए। अकस्मात चार का गजर कहीं खड़का, मेरा दिल धड़का, उदास मत मैला मन रूपी बाल्मीकि चल बिचल हुआ सहसा।
सब और बिखराव में अपने कमरे में यहाँ लेटा हुआ काले काले शहतील छत के हृदय दबोच थे। एकाएक मुझे भान होता, जग का अखबारी दुनिया का फैलाव, घिसाव, तनाव, सब और पत्ते ना खड़के। सेना ने घेर ली है सड़कें, बुद्धि को मेरी रग गिनती है समय की धक-धक। ये सब क्या है? किसी जनक्रांति के दमन निमित्त या मार्शल लॉ है? तो उस समय ज़माने में जो मार्शल लॉ वगैरह लगा दिए जाते थे और पूरा एकदम पूरे आप देखेंगे कि चारों तरफ सन्नाटा छा जाता था। तो यहाँ पे देखिए कभी उसी के बारे में वहाँ पे वो विवरण दे रहे हैं कि कैसे जो है उस मार्शल लॉ के दौरान भी अगर कोई जो है बाहर निकला तो एक वही व्यक्ति है जो कह सकते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति है, आत्मोद्भव। तो खूब भाई खूब जनता क्या वह भी कि सैनिक प्रशासन नगर में वाकई क्या उसकी बुद्धि भी जग गई। ओ मेरे आदर्शवादी मन, यहाँ पे ये कहते हैं कि ओ मेरे आदर्शवादी, यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या जिया, जीवन क्या जिया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यानी वो कहते हैं कि वस्तुतः अगर यहाँ पे देखा जाए तो मतलब ये कहते हैं कि जो काव्य नायक है मैं, उसकी व्यक्तिबद्धता पर ही कटाक्ष ना होकर उस समय की नई कविता के तथाकथित जो कवि थे, चिंतक थे, उन मध्यवर्गीय निसंग चरित्रों पर भी यहाँ पे गहरा अटाच है कि इसे नई कविता का मुक्तिबोध जो है, जो उनका कृत्य जो है आलोचनाशील अगर देखें क्रिटिक माना जाता है कि कैसे समाज से समुचित पोषण प्राप्त कर अनात्म बन जाना, भूतों की शादी में कनात सा करना, अर्थात भ्रष्टाचार और शोषण पर पर्दा डालना, किसी भ्रष्टाचारी का बिस्तर बनना, उसके मार्ग को सुगम करना, अपने निजी दुखों के तमगे की तरह प्रदर्शित करना, रात दिन अपने ख्यालों में डूबे रहना, असंग बुद्धि और एकाकीपन को गौरवान्वित करना, जिंदगियों को निष्क्रिय तलघर बनाना, लोकहित रूपी लोहित पिता और जन मन की करुणा के समान माता को घर से निकाल देना, आत्मबद्धता की चरम अमानवीय परिणति है जो अपने कीचड़ में ही अपने आप को डुबो देता है। यानी जब भी अपनी भावना से कर्तव्य को आप हटा देते हैं, भावना उसमें नहीं रहता, अपने कर्तव्य मत पे कि हमें ये करना है, कुछ भी आप करिए, लेकिन उसमें भावना नहीं है, उसको कर्तव्य पथ से बिल्कुल हटा दिए थी, ये आपके लिए जो है एक सिरफिरा जैसे पागल होता है, वो उसी की स्थिति है। यानी यहाँ पे तत्कालीन नई भावधारा की जो आत्मघाती प्रवृत्ति, उसके प्रति मुक्तिबोध की तीव्र मानसिक प्रक्रिया है कि दुखों के दागों के तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई है तलगर, कि कैसे जो है जिंदगी एक निष्क्रिय स्थिति हो गई है। तभी वो कहते हैं कि मतलब उनका ये कहना है कि कम से कम जो समझदार लोग हैं इस तरीके से निष्क्रिय हो गए, जिनके बुद्धि विवेक अगर वही हो गए तो और दूसरों से हम क्या कह ही सकते हैं। लोहित पिता को घर से निकाल दिया, जन्मन करुणा से माँ को हकाल दिया। तो ये पूरी जो है इस कथानक में ये बताते हैं कि कैसे जो है लोगों का मन जो है अपने माता-पिता को, मतलब कि एक अगर उनकी भावनाओं से मन नहीं जुड़ा, उनकी बुद्धि से ही सब कुछ जुड़ा है, तो वो अपने ही लोगों को कैसे जो है बेघर कर दिए हैं। और मेरा सिर गर्म है इसलिए गर्म है, सपनों में चलता है आलोचन, विचारों की चित्त की अवली में चिंतन। अभी अपनी स्थिति भी बता रहे हैं कि विचारों की चित्त की अवली में चिंतन चलता रहता है। निजत माफ है बेचैन, क्या करूँ, किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ, दिल्ली या उज्जैन। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ देखिए दो जगहों का नाम भी इन्होंने लिया है, दिल्ली और उज्जैन के बारे में। कहते हैं कि वैदिक ऋषि शून्यसेन के साप भ्रष्ट पिता अजिरगत समान ही व्यक्तित्व तो अपना ही अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिरफिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय, उसने भी ये क्या गा दिया, उसने ये क्या नया ला दिया, प्रत्यक्ष में खड़ा हो गया किसी छाया मूर्ति से, समझ स्वयं के होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छी पागलपन है, वृथा आलोचन है, गलियों में अंधकार भयावा, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लावा, मानो मेरी निष्क्रिय संज्ञा ने संकट बुलाया, मानो मेरे कारण ही दुर्घट हुई ये घटना। चक्र से चक्र लगा हुआ, जितना ही तीव्र है द्वंद क्रियाओं घटनाओं का बाहरी दुनिया में, उतनी ही तेजी से भीतरी दुनिया में चलता है द्वंद। फिक्र से फिक्र लगी हुई मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मेरा यह चेहरा घुलता है जाने की सतह गंभीर सांवले जल से, झुके हुए गुमसुम टूटे हुए घरों के तिमिर अतल से घुलता है मन यहाँ, रात्र के श्यामल ओस से छलित कोई गुरु गंभीर महान अस्तित्व, महकता है लगातार मानो खंडहर प्रसारों में उद्यान, गुलाब चमेली के रात्रि तिमिर में महकते हो, महकते ही रहते हो हर पल, किंतु वे उद्यान कहाँ है, अंधेरे में पता नहीं चलता, मात्र सुगंध है सभी ओर। पर उस महक लहर में कोई छिपी वेदना, कोई गुप्त चिंता छटपटा रही है। एकाएक मुझे भान, पीछे से किसी अजनबी ने कंधे पर रखा हाथ, चौकता में भयानक, एकाएक थर थर रेंग गई सिर तक, नहीं नहीं ऊपर से गिरकर कंधे पर बैठ गया बरगद पात तक। क्या वह संकेत, क्या वह इशारा, क्या वह चिट्ठी, किसी की कौन सी इंगित, भागता में दम छोड़ घूम गया कई मोड़,
बंदूक धाए धाए मकानों के ऊपर प्रकाश सा छा रहा गिरुआ, भागता मैं दम छोड़। देखिए जो पांचवा खंड है, कविता के पांचवें खंड में बरगद के नीचे स्थित जो काव्य नायक के कंधे पर एक बरगद पात टूटकर गिरता है, जिससे वो चौंक जाता है। उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसके कंधे पर जो है हाथ रखकर एक इशारा या संकेत दिया है। इस संकेत से प्रेरित होकर ही काव्य नायक इस क्रम में वो अपनी आंतरिक गुहा में पहुंचता है और उसका अंतर्मन होता है। वहां उसे अपने अनुभव, विवेक, वेदना, निष्कर्ष से परिपूर्ण प्रकाशमान मणि, रेडियो एक्टिव रत्न दिखाई देता है। वस्तुतः ये सब उसी के मतलब कि अपने जो महत्वपूर्ण अनुभव रहे हैं अंतःकरण में संचित, जिसका अब तक कोई उपयोग ना हो सका है, उसी के बारे में कहता है। अब यहाँ पे जो छठा इसका है, अब यहाँ पे देखिए जो छठा इसका है, अंक दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष, तो ये अभी हमने पढ़ा। तो 8 खंडों में बहुत बड़ा कविता है, इसलिए थोड़ा संक्षेप में ही इसके सार को बता रहे हैं। सीन बदलता है, सुनसान चौराहा, सांवला फैला, बीच में वीरान गिरुआ घंटाघर। तो ये सारी चीजों को हमने देख लिया। उड़ते हैं गोल गोल मचल कर घंटाघर तले ही, बहुत तेज जो है नजरों से देखते हैं, और सबोर मानो की इरादे भयानक चमकते हो। अब पर उसके चेहरे का रंग बदलता है, हर बार बदलता है। अब भागता में दम छोड़, घूम गया कई मोड़। तो यहाँ पे चोटों से, तो वो तो उन्होंने यहाँ पे पांचवें खंड में यही, जब उनको लगता है कि बरगद किस तरीके से उनके ऊपर जो है टूट के गिरता है, तो वही चीज कहते हैं कि जब पसार पीठिका पे यानी पीठ पे गिरता है तो फिर हम समझ नहीं पाते और बहुत तेजी से जो है दौड़ते हैं कि हमें किधर भी दौड़ना चाहिए। यानी एक बार जो है चेतनाशील हो जाना, फिर अचेतन स्थिति में होना, तो पूरा बिंब विधान इन्होंने इसी चीज का रचा हुआ है। आगे कहते हैं कि अंधेरे की स्याही में डूबे हुए देव को सम्मुख पाकर मैं अति दीनहीन हो जाता हूँ। पास की बिजली का झटका कहता है, भाग जा, हट जा, हम गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। वे कह रहे दुनिया दुनिया ना कचरे का ढेर की, जिस पर दानों को चुगने चढ़ा हुआ कोई भी कुक्कुट, कोई भी मुर्गा, यदि बाग दे उठे जोरदार, बन जाए मसीहा। वे कह रहे हैं मिट्टी के लोंदे में किरगिले कड़गड़, जनता के गुड़ों से ही संभव एकाएक उठ पड़ा आत्मा का पिंजर। देखिए अपनी अमूल्य रत्न राशि में जो ये काव्य का नायक है, वो कहता है कब उन्हें लेकर ये कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो, ये न समय है, जूझना ही तय है। यहाँ से फैंटेसी एक नया मोड़ लेता है। जमाने का निरीक्षण परीक्षण करते हुए काव्य नायक तिलक की पाषाण मूर्ति के पास पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी भेंट अतिदीन दशा में पहुंचे महात्मा गांधी जैसी होती है कि मुक्ति संग्राम के इन दिनों योद्धाओं के सकारात्मक तत्वों को ग्रहण कर काव्य नायक को एक नई ऊर्जा मिलती है कि वो भी व्यापक स्तर पर जनमुक्ति का काम करे, उसके रास्ते को दिखाए। और फिर वो बताते हैं कि कैसे तिलक की मूर्ति को सांत्वना प्रदान करते हुए काव्य नायक कहता हाय हाय पिता पिता, वो चिंता में। अब यहाँ पे तिलक की मूर्ति के पास कह रहे हैं कि जैसे ये है, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरीके से जो है रक्षा करने के लिए सभी लोग संकल्पबद्ध होकर आए और देश को भी आज़ाद कराने में वो पीछे नहीं रहे। तो वही कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है गांधी जी का नाम का उल्लेख करते हैं, यहाँ पे तिलक के नाम का उल्लेख करते हैं कि जो है हमें कैसे जो है अपने देश को आगे बढ़ाना है और जो है इन सब से मुक्ति दिलाना है। तो जो कम से कम समझदार लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे आगे आए। तो यहाँ पे देखिए, और आगे बढ़ने पर जो काव्य नायक है उसको सर्दी में बोरा और ठिठुरते कांपते हुए गांधी जी से मिलते हुए दिखाया गया है, ऐसे कहा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे गांधीवादी दर्शन जो है, उनकी अहिंसावादी नीति है, वो भी गुजर गए जमाने की बातें। गांधी के गोद में सोया हुआ शिशु भारतीय जनगण का भविष्य दिखता है। और इसके बाद जो है मुक्तिबोध ने पूंजीवादी सत्ता के अमानवीय हथकंडे, जो उनके प्रतीकात्मक बिंबात्मक संकेत को भी यहाँ पे रखा हुआ है। सातवां खंड जो है, कविता का सातवां खंड यातना गृह से काव्य नायक की रिहाई से दिखाता है, कैसे यातना गृह से वो आजाद होता है। और इसके दूसरे बंद में मुझे अब खोजने होंगे, साथी की समस्या को सुलझाना होगा। तो यहाँ पे वो चीजें मतलब कि यहाँ पे बात करते हैं। और इसके बाद देखिए जो इसका आठवां खंड है कि कविता के आठवें खंड में काव्य नायक ऐसा कुछ विशेष देखता है जिससे उसका हृदय एकाएक धड़क कर रुक जाता है। यहाँ से स्वप्न कथा के रूप में फैंटेसीबद्ध क्रांति शुरू होती है। उसे दिखाई देता है कि नगर में भयानक धुआं उठ रहा है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई है। पंक्ति 7 बार इस खंडों में दोहराई गई, लेकिन इनके मध्य प्रस्तुत होने वाले कल्पना बिंब अलग अलग है। पहले बंद में काव्य नायक को वातावरण में अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेग और जन्मन उद्देश्य की एकता दिखाई देती है। और लोभ लाभ की भावना पर आधारित जो पूंजीवादी समाज व्यवस्था, उस पे जो बौद्धिक समुदाय, उसकी कला और चिंतन की भी यही स्थिति दिखती है। तो इस खंड के आप देखिए कि जो आठवां खंड है, यानी जो क्रांति का आह्वान करना था, तो एक तरीके से यहाँ पे लेखक जो है वो
क्रांति का आह्वान कर देता है, और क्रांति होता है कि अंधेरे की कविता में लास्ट में वही चीज़ दिखता है कि हाँ, वो क्रांति जो है हो गया है। तो इसमें बहुत ही संक्षेप में हमने बताया है कि ये कथानक है इसका। बाकी कविता तो बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर करने लगो तो बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा। तो आज के लिए इसे इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी नए रचना के साथ नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।